welcome all of you in our e-lecture Pure Line Selection. As you know that we discussed the natural and artificial selection in the previous video lecture. Pure line selection is also a part of artificial selection. What is a pure line and how it can be used in plant breeding? Actually, pure line is a group of plants which obtained by selfing from a single homozygous plant. शुद्ध वंशक्रम क्या होता है कि एक प्लांट्स का ग्रुप होता है जो एक सिंगल होमोजाइगस प्लांट जो विषम युग्मजी पौधा होता है पादप होता है उसमें जो है सेल्फिंग के द्वारा या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा वो प्राप्त किए जाते हैं प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम। और प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है कि किसी भी जो मिक्स्ड पॉपुलेशन में से कोई भी मिक्स्ड पॉपुलेशन है, मिश्रित आबादी जो है जो कि होमोजाइगस है अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, तो उस मिक्स्ड पॉपुलेशन में से डिज़ायरेबल होमोजाइगस कैरेक्टर्स को आइसोलेट करना और उसको मल्टीप्लाई करना और उसमें बिना कोई कंटामिनेशन के इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए और उसके बाद में उसको नई वेराइटीज़ के रूप में रिलीज़ करना क्या कहलाता है? प्योर लाइन सेलेक्शन। तो प्योर लाइन सेलेक्शन में क्या होता है कि मिक्स्ड पॉपुलेशन में से डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाले होमोजाइगस को चूज़ करके और उसको जो है बिना किसी कॉन्टामिनेशंस के उसको मल्टीप्लाई करना और उसको जो है नई वेराइटीज़ के रूप में रिलीज़ करना प्योर लाइन सिलेक्शन कहलाता है। और प्योर लाइन जो टर्म्स है वो सबसे पहले जो है W.L. जॉनसन द्वारा 1930 में दिया गया। W.L. जॉनसन के द्वारा 1903 में जो है दिया गया। और ये जो प्योर लाइन है वो किस पर आधारित है? एक सिंगल प्लांट पर बेस्ड है कि इसमें जो प्लांट्स चूज किया जाता है एक सिंगल प्लांट चूज किया जाता है और उसकी प्रोजेनी को ही आगे जो है होमोजाइगोसिटी प्रोवाइड की जाती है। और इस प्योर लाइन सेलेक्शन में जो है जो होमोजाइगोसिटी होती है वो मास सेलेक्शन के अंदर जो प्लांट्स बनते हैं उस प्लांट से ज़्यादा होमोजाइगोसिटी प्योर लाइन सेलेक्शन के अंदर पाई जाती है। और दूसरी खास बात इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो है प्योर लाइन के अंदर जेनेटिक लेवल पर ये सारी की सारी जो है सिमिलर होती है, यानी जेनेटिक लेवल पर ये सारी यील्ड जो है सिमिलर होती है और इसमें किसी तरह कोई वेरिएशन नहीं पाई जाती है। अगर कोई वेरिएशन होती है तो वो एनवायरमेंटल बेस्ड होती है, पर्यावरणीय कारकों पर के द्वारा निर्धारित होती है। बाकी जेनेटिकल लेवल पर सारे के सारे प्योर लाइन्स सिमिलर होते हैं। तो इस तरह से जो है होमोजाइगस प्लांट्स को एक सिंगल प्लांट्स के द्वारा प्राप्त करना प्योर लाइन कहलाता है। और अब हम प्योर लाइन के प्रोसीजर को देखते हैं कि प्योर लाइन सिलेक्शन किस तरह से होता है। और प्योर लाइन जो सिलेक्शन है वो 10 से 11 साल तक जो है वक्त लेता है। उस दौरान जो है ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है, जबकि मास सिलेक्शन हमने देखा था कि 8 साल में वो प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसकी कुछ अलग अलग स्टेप्स है, उस स्टेप्स को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टेप फर्स्ट देखिए। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब फसल कटाई का समय होता है उस वक्त हम क्या करते हैं कि जो मिक्स्ड पॉपुलेशन जो खेत में है एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से हम जो है काफ़ी संख्या में सिंगल प्लांट्स चूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आप देखिए ये फील्ड है और इस फील्ड में बहुत सारे जो है मिक्स्ड पॉपुलेशन है इसके अंदर और उस पॉपुलेशन में से हम जो है बहुत सारे सिंगल प्लांट चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने इसमें से चूज़ की हैं, ये चूज़ कर लिया, ये चूज़ कर लिया, इस तरह से हमको है काफ़ी सिंगल प्लांट्स चूज़ कर लेते हैं। और वो प्लांट्स कौन से होते हैं? डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाले और होमोजाइगस प्लांट्स जो है वो होते हैं, वो हम उसमें से चूज़ करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि उस प्लांट्स की जो है प्रोड्यूस को, उसके उत्पाद को जो है सीड को जो हम उसको इकट्ठा करते हैं और हर प्लांट्स के सीड को अलग अलग सेपरेट रखते हैं और उसकी नंबरिंग करते हैं। अब आप देखिए कि ये जो है मिक्स्ड पॉपुलेशन है उसमें से हमने कुछ जो है प्लांट्स चूज़ किए और हर प्लांट्स के सीड को अलग अलग कलेक्ट किया। जैसा कि हमने मास सिलेक्शन में देखा था कि उसमें सारे सीड को कंपोजिटेड या मिक्स कर देते हैं एक साथ में और वो मास कहलाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हर प्लांट्स के सीड को अलग अलग इकट्ठा करते हैं, अलग अलग रखते हैं। तो इस तरह से जो है स्टेप फर्स्ट में हमने जो है इस तरह से ये सीड सेपरेट कर लिए डिज़ायरेबल प्लांट्स के। उसके बाद हम स्टेप सेकंड में आते हैं। उसमें क्या होता है
कि जो हर प्लांट्स की जो हमने सीड कलेक्ट किए थे 20 से 50 तक जो सीड कलेक्ट किए हैं, अब जैसे ये सीड है, ये सीड है, ये सीड है, 20 से 50 तक जो सीड हमने कलेक्ट किए उसको हम उगाते हैं। और उगाने के बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से देखिए आप, हमने इसमें रोज़ में उगा दिया। इस सीड को हमने इस अलग रो बना दी, इसकी हमने अलग रो बना दी, इसकी हमने अलग रो बना दी। तो इस तरह से सबकी जो है, जो भी हमने आइसोलेटेड फॉर्म में रखे थे, सबकी जो है अलग अलग रो में उसको ग्रो कराते हैं, उगाते हैं, और इस तरह से ये अलग अलग रोज़ बन जाती हैं। अब आप देखिए कि इस रोज़ में से, इस पंक्तियों में से जो भी सुपीरियर क्वालिटी के होंगे या फिर होमोजाइगस होंगे, डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले होंगे, उसको तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी को जो है डिस्कार्डेड कर देते हैं। सपोज जैसे हमारे सामने ये है, ये अगर होमोजाइगस कैरेक्टर में है और सुपीरियर कैरेक्टर्स वाली है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ये जो है सुपीरियर कैरेक्टर वाली नहीं है, डिफेक्टिव है, तो इसको हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। और ये सुपीरियर कैरेक्टर की है और ये सुपीरियर कैरेक्टर की है। तो यहाँ पर हम प्रोजेनी का टेस्ट कर रहे हैं। मास सिलेक्शन में हमने देखा था कि वहाँ पर कोई प्रोजेनी टेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है प्रोजेनी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए आप कि इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, इस रो को हमने सेलेक्ट कर लिया, इस रो के प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया, इस रो के प्लांट को सेलेक्ट कर लिया। इस रो के प्लांट्स जो है इसमें हेटेरोजाइगोसिटी ज़्यादा थी और वेरिएशन ज़्यादा थी, इस वजह से हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो हमारे सामने अब ये 3 रो रही है, नंबर 1st, 3rd और 4th। सेकंड नंबर को हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया। तो ये प्रोजेनी टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। यानी यहाँ पर जो प्रोजेनी टेस्ट में जो है सक्सेसफुल रहता है उसी को आगे नेक्स्ट स्टेप में लिया जाता है, बाकी को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो इस तरह से ये फाइनली सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल रो होगी। और इस सक्सेसफुल रो में जो प्रोजेनी टेस्ट में सक्सेसफुल रहती है उसके सीड को हम कलेक्ट करते हैं और अलग अलग सेपरेटली जो है इकट्ठा करते हैं। जैसे इसके सीड को हमने अलग इकट्ठा कर लिया, इसी तरह से इस रोज़ के सीड्स को भी हमने अलग इकट्ठा कर लिया। अब ये जो सीड्स कहलाते हैं, उस सीड्स को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन। कि हमने जो सीड कलेक्ट किए थे प्रोजेनी टेस्ट के बाद में, उस टेस्ट के जो सीड्स कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन। अब इस एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन को जो है हम आगे जो है 3rd स्टेप में ले जाते हैं। अब आप देखिए कि जो स्टेप 2nd के बाद जो हमें एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन मिले थे, जो सीड मिले, उस सीड को हम आगे नेक्स्ट 3rd स्टेप में ले जाते हैं। और 3rd स्टेप जो कि तीसरे साल के लिए है, और इसमें हम क्या करते हैं कि प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल करते हैं। आप ये देखिए इसमें, और उसमें जो वापस स्टेप 2nd जो है उसको रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल के साथ में। अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन थे, उस स्ट्रेन की सीड्स को हम यहाँ पर अलग अलग सेपरेट रोज़ में ग्रो करते हैं। और हमने यहाँ ग्रो कर दिया, जो भी सक्सेसफुल रहे थे वो यहाँ ग्रो कर दिया। और ख़ास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर यील्ड ट्रायल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एस क्या है, स्टैंडर्ड वैरायटी है। स्टैंडर्ड वैरायटी क्या होती है कि उस एरिया में जो है पहले से कोई पॉपुलर वैरायटीज़ हो, उस वैरायटीज़ के साथ में जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाली हो, उस वैरायटी के साथ में जो है इस जो है स्टैंडर्ड स्ट्रेन को जो है एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन को ग्रो कराया जाता है रोज़ में। और उसके बाद इनका कंपैरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है, तुलना की जाती है कि अगर इस स्टैंडर्ड वैरायटीज़ के इक्विवेलेंट या उससे सुपीरियर है तो उसको हम आगे सेलेक्ट करेंगे, और अगर उससे इन्फीरियर है, डिफेक्टिव है, तो उसको हम वहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे अगर ये स्पीसीज़ नंबर 1 जो है लाइन जो है रोज़ है, उसके प्लांट्स अगर उसकी वैरायटीज़ के इक्विवेलेंट नहीं हुए तो हमने इसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया। सपोज करो ये सेलेक्ट हो गए, ये सेलेक्ट हो गए, तो इसको हमने फाइनली सेलेक्ट कर दिया और बाकी को यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया। तो यहाँ पर जो है यील्ड ट्रायल की जाती है और वापस वही जो है स्टेप रिपीट की जाती है। और जो डिज़ायर्ड प्रोजेनी होती है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी को यहाँ से डिस्कार्ड कर देते हैं। और उसके बाद जो है हमें जो सीड प्राप्त होते हैं, उस सीड को हम जो है नेक्स्ट 4th स्टेप में ले जाते हैं। इसमें ले जाते हैं 4th स्टेप में। 4th स्टेप जो है वो 3 साल की होती है, जो 4थे साल से लेकर के और 6ठे साल तक के लिए होती है। और इसमें क्या होता है कि जो सीड है उसको हम वापस ग्रो कराते हैं, उसी पैटर्न में ग्रो कराते हैं। और इस यहाँ पर इसका क्या है, रेप्लिकेट ट्रायल लिया जाता है। क्या किया जाता है, रेप्लिकेट ट्रायल किसके साथ में, स्टैंडर्ड चेक के साथ में। जो सीड हमें 3rd स्टेप से मिले हैं
उस सीड्स का जो है यहाँ पर रेप्लिकेट ट्रायल लिया जाता है स्टैंडर्ड चेक के साथ में, और उसको हम मेन ट्रायल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य परीक्षण भी इसको कहते हैं। और इस ट्रायल में जो सीड सक्सेसफुल रहेंगे और जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाले रहेंगे और होमोजाइगस रहेंगे, वही सीड आगे जो है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं, उसको फाइनली उसको सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम जो है 7th ईयर जो स्टेप 5th कहलाती है, वहाँ पर उस सीड को जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। और मल्टीप्लाई होने के बाद में फिर हम जो है उसको लास्ट स्टेप जो 6th स्टेप है, और ये जो है 3 साल की है, 8वें से लगा करके और 10वें साल तक इस स्टेप में हम इसको ले जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस स्ट्रैंड को जो मल्टीप्लाइड किए गए हैं सेलेक्टेड सीड्स जो है, जो स्टेप 4th में सेलेक्ट किए गए थे 5th में, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इसको अब डिफरेंट स्टेशन पर यील्ड ट्रायल के लिए भेजा जाता है। अलग अलग जो रीजनल स्टेशन होते हैं, उस स्टेशन पर जो है इस सुपीरियर सीड्स को जो है यील्ड ट्रायल के लिए भेजा जाता है, और वहाँ पर फिर क्या इनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो है कुछ सेलेक्टेड 1 या 2 स्ट्रैंड्स को जो है सेलेक्ट किया जाता है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद में उसका नाम दिया जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसको फिर फार्मर्स को जो है जनरल कल्टीवेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप देखिए इस तरह से जो है ये तकरीबन जो है 10 साल में ये प्योर लाइन सिलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है जो प्योर लाइन को उसको उसमें वेरिएबिलिटी कोज करते हैं, विविधताएं उत्पन्न करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो उसमें वेरिएशन कोज करते हैं। अब आप देखिए पहला है म्यूटेशन, मैकेनिकल मिक्सचर, नेचुरल क्रॉसिंग एंड क्रोमोसोमल एबेरेशन। म्यूटेशन क्या होता है कि कई बार जो है प्योर लाइन जो क्रॉप है, उस प्योर लाइन में जो है काफ़ी समय बाद कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं, और म्यूटेशन की वजह से उसमें वेरिएशन आ जाती है, और फिर उसमें हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। और मैकेनिकल मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि कई बार एक वंशक्रम और दूसरे वंशक्रम जो आपस में आसपास हो, तो उसमें जो है मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग होने की वजह से क्या होता है कि हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, और प्योर लाइन में वेरिएशन आ जाती है, वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा नेचुरल क्रॉसिंग भी एक जो है इसमें वेरिएबिलिटी का महत्वपूर्ण कारण है। और नेचुरल क्रॉसिंग हम जानते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, उसमें कुछ हद तक जो है प्योर लाइन के अंदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, और उसमें जो अनडिज़ायरेबल पॉलन जो है क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा आसपास जो वंशक्रम लगे हुए हैं, उससे अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाले पॉलन आ सकते हैं, और उसमें नेचुरल क्रॉसिंग हो सकती है, जिसकी वजह से प्योर लाइन में वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा क्रोमोसोमल एबेरेशन भी जो है इसमें वेरिएबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्रोमोसोमल एबेरेशन क्या होता है? हम जानते हैं कि क्रोमोसोम पर जो जीन की सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में जो लीनियर ऑर्डर में रहते हैं, उसमें अगर कोई जीन के नंबर में, उसकी सीक्वेंस में, उसके पैटर्न में या टाइप में अगर किसी तरह का कोई चेंजेज आता है, तो उस चेंजेस की वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन की वजह से भी जो है प्योर लाइन में अब वेरिएबिलिटी आ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो प्योर लाइन में वेरिएशन को क्रिएट करते थे। उसके बाद हम देखते हैं इसके गुण क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है प्योर लाइन सिलेक्शन की। दिस इज़ द ओनली मेथड टू इम्प्रूव द लोकल वेराइटीज़ ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, की जो स्वपरागित फसलें हैं, जो लोकल क्रॉप्स है जो स्वपरागित होती हैं, उसमें जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एकमात्र यही प्योर लाइन सिलेक्शन ही माध्यम है, एकमात्र तरीका है। और इसमें क्या होता है कि जो मिक्स्ड पॉपुलेशन है, जो कि हीट्रोजीनस होती है, उस मिक्स्ड पॉपुलेशन में से बेस्ट जीनोटाइप को सेलेक्ट किया जाता है, इसको बेस्ट जीनोटाइप हो। और बेस्ट जीनोटाइप कौन कौन से हो सकते हैं? यील्ड इम्प्रूवमेंट के हो सकते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस के हो सकते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के हो सकते हैं, या फिर जो फसल जल्दी पकती है अर्लीनेस के हो सकते हैं, या फिर क्वालिटी के हो सकते हैं। जो बेस्ट कैरेक्टर्स इसमें चूज किए जाते हैं, और उसको जो है ये इसका जो है सबसे बड़ा एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इसका एक और एडवांटेजेस है कि यह जो है प्योर लाइन, वो जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी तुलना में काफ़ी ईजी है। किसकी तुलना में? हाइब्रिडाइजेशन की तुलना में यह मेथड जो है काफ़ी ईजी है। और उसमें हम देखते हैं कि जो प्योर लाइन है, वो प्योर लाइन
सिलेक्शन के द्वारा जो वैरायटी डेवलप होती है वो जो है अपनी अपीयरेंस में और परफॉर्मेंस में काफ़ी एक्सट्रीम होती है, काफ़ी उत्तम होती है। और यह मेथड जो है क्रॉस पोलिनेटेड के साथ साथ में कुछ हद तक जो है सेल्फ पोलिनेशन के साथ साथ में कुछ हद तक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में भी अप्लाई किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है इस प्योर लाइन सिलेक्शन की। तो डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं कि यह जो है एक सबसे लेंदी और लेबोरियस प्रोसेस है। इसमें काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी पेचीदा तरीका है इसका। और मोस्टली जो है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए एप्लीकेबल है। और इस मेथड्स में जो है क्या किया जाता है कि सुपीरियर जीनोटाइप जो है वो आइसोलेटेड किए जाते हैं। सुपीरियर जीनोटाइप क्रिएट नहीं किए जाते हैं, बल्कि वो आइसोलेटेड किए जाते हैं कि एक मिक्स्ड पॉपुलेशन में से एक अच्छे क्वालिटी वाले या डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाले जीनोटाइप को सेलेक्ट किया जाता है। नए जीनोटाइप यहाँ पर उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये एक इसकी डीमेरिट है, डिसएडवांटेजेस हैं। और हम जानते हैं कि इसके अंदर एक्सट्रीम होमोजाइगोसिटी पाई जाती है। और एक्सट्रीम होमोजाइगोसिटी की वजह से क्या होता है कि इसमें जो है अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं कुछ समय बाद में, और इसमें यील्ड जो है काफ़ी लो हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर चूँकि होमोजाइगोसिटी की हाई डिग्री की वजह से, हाई लेवल की वजह से क्या होता है कि इसमें वेरिएशन बहुत कम होती है। और हम जानते हैं कि किसी भी स्पीसीज़ में, प्लांट्स में अगर वेरिएशन जितनी कम होगी वो एडवर्स कंडीशन के अंदर, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है। यानी इसकी एडेप्टिबिलिटी जो है काफ़ी कम हो जाएगी। किसके प्रति? अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के प्रति। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी जो है इसमें एडेप्टेबिलिटी जो है बहुत कम होती है, वेरिएशन बहुत ही कम होती है, और इसमें जो है नए जीनोटाइप क्रिएट नहीं किए जाते हैं। तो ये हमारा जो है प्योर लाइन सिलेक्शन जो है उसका डेफिनेशन, उसका जनरल प्रोसीजर, उसके जो है उसमें जो वेरिएशन को क्रिएट करने वाले फैक्टर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।